हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग अपना अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते ही हैं युग्मक जनन जो है वो 2 प्रकार की है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, अंड जनन भी जिसे कहते हैं। तो अपने इस वीडियो में हम शुक्राणु जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया, मान लो 3 नंबर का प्रश्न है, शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखिए, तो बच्चों आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा कि बायोलॉजी में हम शब्द में से ही उसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, ठीक है। शुक्राणु आपको पता है, मनुष्य में नर में जो नर युग्मक होते हैं उन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। और जो जनन है, जनन का मतलब होता है कोई नई चीज़ निर्माण करना, कोई नई चीज़ का बनना, ठीक है। तो मनुष्य में नर में शुक्राणु या नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो अब इसको देखेंगे हम विस्तार से, ये प्रक्रिया होती कैसे है। तो आप लिखते चलेंगे। आप अपने पहले वीडियो में देख चुके हैं कि शुक्रजन कोशिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा कि हमने पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जब हम पढ़ रहे थे पुरुष जनन तंत्र में, कि जो वृषण होता है, ठीक है, वृषण में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं? वृषण में वृषणीय पिंड के भीतर बहुत सारी ट्यूब्स पाई जाती है, जिसे हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। अब उन शुक्रजनक नलिका के भीतर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है शुक्रजन कोशिका और दूसरी आपकी होती है सर्टोली कोशिका, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपनी पहली वीडियो को देख के एक बार फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सर्टोली कोशिका का तो काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, लेकिन वह स्थान जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है वो कौन सा स्थान है? शुक्रजन कोशिका। तो अगर मान लो एग्जाम में आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, अगर आपने लिखा मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण नर में वृषण में होता है तो भी ठीक है। इसको और विस्तार से कैसे लिख सकते हैं? मनुष्य में नर में शुक्राणु का निर्माण शुक्रजन कोशिका में होता है, यानी कि वृषण के अंदर का जो भाग है उसका नाम है शुक्रजन कोशिका, ठीक है। तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए कि वृषण में शुक्रजन कोशिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। नोट करते चलेंगे आगे की चीज और उन्हें अच्छे से समझते चलेंगे। ये है एक शुक्रजन कोशिका, ये मैंने यहाँ पर बना दी एक शुक्रजन कोशिका, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अब उस 46 को मैंने 2n के रूप में दर्शाया है। 2n का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? द्विगुणित। अब इस शुक्रजन कोशिका में क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ इसमें? समसूत्री विभाजन हुआ। तो इससे क्या हुआ? 2 कोशिकाएं बनी। आपको पता ही है समसूत्री कोशिकाओं, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। जो उनकी पहली कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जितनी रहती है उतनी ही आने वाली में भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है, जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब इसमें क्या होगा? अब इनका नाम बदल जाता है। अब इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। आपको ये सारा क्रम से याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री
विभाजन फर्स्ट, यानी कि पहला अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट का मतलब पहला यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। हम एक को लेके बात कर रहे हैं, हम इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, हम सिर्फ एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका को लेके चलेंगे, इससे हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये है हमारी पहली शुक्रजन कोशिका। इसमें से कितनी कोशिकाएं बनी? 2 कोशिकाएं बनी। दोनों का ही नाम प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है, लेकिन हम इसको ना लेकर सिर्फ इसको आगे लेकर चलेंगे। इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, तो अब क्या हुआ? 2 कोशिकाएं फिर से बन गई, ठीक है। तो अब इनका नाम क्या पड़ गया? अब इनका नाम पड़ गया द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा? इनमें दोनों में ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, ठीक है। जैसे इसमें हुआ तो ये 2 में बट गए, ऐसे ही इसमें हुआ तो ये भी n में हो गया और ये भी n। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इन्हें समझना है कि कब क्या हुआ। पहले वाली कोशिका का नाम है शुक्रजन कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो ये 2 कोशिकाओं में बट गए, लेकिन यहाँ पर हम 2 को ना लेके सिर्फ एक को ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे। तो इसका नाम क्या पड़ गया? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। आपको ध्यान रखना है कि पहला अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में। जब इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये 2 कोशिकाओं में बट गए, यानी कि ये 2n था, अब ये nn हो गए, तो इनका नाम अब बदल गया, ये हो गए द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। पहले का नाम था प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, अब इसका नाम हो गया द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। फिर इसमें क्या हुआ? अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, द्वितीय होगा। तो इससे क्या हुआ? अब ये चीज दोनों में ही होगी, ऐसा नहीं कि आप इसे नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हमें लेना है, तो इससे क्या हुआ? ये 2n बने। अब आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि इस n का भी आधा होगा, यहाँ पर कोशिका का विभाजन हुआ है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे हो गए हैं। कोशिका तो वही है, जिस जो बीच में से कट गई है, आधा आधा उनका बंटवारा हो गया, तो इससे ये 2 बन गए। तो इसमें गुण सूत्रों की संख्या आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि n/2 हो, नहीं, n इसके बन गए, ऐसे इसके nn बन गए। तो अब इनका नाम क्या होता है? इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स या फिर शुक्राणु प्रसूत, शुक्राणु प्रसूत, ठीक है। शुक्राणु प्रसू को हम स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स, शुक्राणु प्रसूत। अब ये ही चारों जो हैं ये आगे परिपक्व होकर क्या बना देंगे? शुक्राणु। अब ये 4 चीज जो बनेगी, मैं इन्हें ऊपर बना रही हूँ क्योंकि जगह नहीं बाकी है। तो ये जो 4 थी, इनके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि क्या चीज बनेंगी वो। ये बन गए शुक्राणु। इनका नाम क्या है? ये है 4 शुक्राणु, जिन्हें हम स्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये ही नरयुग्मक भी कहलाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या चीज पता चली? इससे हमें ये बात समझ में आई कि एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कुल कितने शुक्राणु बने? कुल 4 शुक्राणु बने। तो आप ये नोट कर लीजिए। एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कुल 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी 2 नंबर में कि एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कुल कितने शुक्राणु बने या कुल कितने स्पर्म्स बने।
ठीक है, तो कुल कितने बने हैं? 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये शुक्र जनन जो प्रक्रिया है ये कौन सी अवस्था में शुरू होती है, मनुष्य में या कह सकते हैं नर में। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो शुक्राणु जनन प्रक्रिया है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। शुक्राणु जनन प्रक्रिया किशोरावस्था में प्रारंभ होती है, किशोरावस्था में, यानी कि ये मान सकते हैं 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कौन सी? शुक्राणु जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है किशोर अवस्था में। ठीक है, क्या होता है इस अवस्था में? कुछ हार्मोन्स होते हैं, यानी कि कुछ प्रेरक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये कुछ प्रेरक होते हैं जो कि हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं? आपको पता ही है, ग्रंथियों के नाम आप जानते ही हो। उनमें जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है हमारे शरीर के लिए, यानी कि क्यों कहा जाता है, आप अपने 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर की अन्य ग्रंथियों को प्रेरित करती है, उन्हें आदेश देते हैं कि तुम्हें कब और कितनी मात्रा में हार्मोन्स का स्त्रावन करना है। ठीक है, तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? ये प्रेरित करते हैं पीयूष ग्रंथि को, जिससे दो हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स कौन से हैं? LH और FSH। LH क्या होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका मेनली काम होता है महिलाओं में। ठीक है, में। अगर हम LH की बात करें तो ये जो LH रहता है, ये क्या करता है? लीडिक कोशिका, आपको पता ही है, जो आपने पढ़ा था अपनी पहले वाली वीडियो में, कि अंतराली कोशिकाएं होती हैं शुक्रजनक कोशिकाओं के आसपास। ठीक है, तो ये LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये क्या करता है? लीडिक कोशिका को, कार्य लिख रही हूँ मैं इसका यहाँ पर, लीडिक कोशिका को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं इसके कार्य, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये कार्य होता है कि लीडिक कोशिका जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाए, जिससे आगे चल के क्या होती है? जिससे शुक्र जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये लीडिक कोशिका को नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शुक्र जनन प्रक्रिया जो है वो किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इस परिपक्व शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा उनके भागों का कार्य भी लिखिए, उनके भागों के कार्य का भी वर्णन कीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है परिपक्व शुक्राणु
की संरचना, परिपक्व शुक्राणु की संरचना। तो यहाँ पर इसे आप बहुत ध्यान से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ एक परिपक्व शुक्राणु। इसका जो ऊपर का भाग होता है इसे हम कहते हैं या तो हेड या फिर इसे नाम देते हैं शीर्ष। कहते हैं इसे हम हेड या फिर शीर्ष। ये बीच वाला जो भाग है इसे कहते हैं मिडिल पीस या फिर मध्य। ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं टेल या फिर पूंछ। ठीक है, टेल या फिर पूंछ। तो ये एक मैंने चित्र बनाया है यहाँ पर शुक्राणु का। आप नीचे यहाँ पर लिखेंगे चित्र इसका परिपक्व शुक्राणु का। इस तरीके से ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला भाग है हेड जिसे हम शीर्ष कहते हैं हिंदी में। बीच वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं मिडिल पीस या फिर मध्य भाग कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं टेल या फिर पूंछ भाग। अब इनके अंदर क्या क्या चीज उपस्थित है आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाला जो भाग होता है शुक्राणु का इसे हम नाम देते हैं एक्रोसोम। क्या नाम देते हैं इसे? एक्रोसोम। ये गोलाकार जो भाग आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसे? केंद्रक। जो इस तरह की चीजें अंदर आपको नजर आ रही हैं इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कितनी संख्या में होती है? ये होती है 10 से 14 के बीच में होती है इनकी संख्या। अब ये वाला जो भाग है पूरा इसे हम कहते हैं अंतिम सिरा या फिर एंड पीस। क्या कहते हैं इसे? अंतिम सिरा या फिर एंड पीस। इसके अंदर पूंछ उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो शीर्ष भाग है इसमें उपस्थित है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर है केंद्रक। बीच वाला जो भाग है इसे कहते हैं मध्य भाग। इसके भीतर उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी संख्या होती है 10 से 14 के बीच में। नीचे वाला जो भाग है इसे कहते हैं टेल जिसके अंदर उपस्थित होती है पूंछ। अब हम बात करते हैं इनके कार्यों की। ये सब जो भाग हैं इसके एक्रोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पूंछ, इनके कार्य क्या है? ठीक है, तो एग्जाम में जैसे यहाँ पर तो मैंने सिर्फ चित्र बनाया है। एग्जाम में आपसे पूछा गया कि एक सचित्र शुक्राणु का वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र भी बनाना है, सिर्फ चित्र बना के छोड़ नहीं देना, आपको प्रत्येक भाग को लिखना है। जैसे एक परिपक्व शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस तरीके से नंबर 1 शीर्ष। फिर कैसे लिखेंगे? शीर्ष में ऊपरी वाले भाग को एक्रोसोम कहते हैं। बीच में केंद्रक की उपस्थिति रहती है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से नोट्स दे रही हूँ लेकिन आपको लिखना पूरा विस्तार से है। ठीक है, लास्ट की जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभी इसके कार्य देखते हैं। यहाँ पर हम कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कार्य की बात करें एक्रोसोम की, एक्रोसोम के कार्य की बात करें तो जो एक्रोसोम है शुक्राणु का वो रसायन स्रावित करते हैं जिससे सरलता से अंडाणु में प्रवेश, जिससे सरलता से, यहाँ पे लिखेंगे शुक्राणु, जिससे सरलता से शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। ठीक है, तो एक्रोसोम क्या होता है बेटा? जो ऊपर वाला हिस्सा है
ये यहाँ पर स्पर्म बनाया मैंने, एक शुक्राणु बनाया, तो ऊपर वाला भाग आप जानते हैं इसे एक्रोसोम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार के रसायन निकालते हैं, और वो रसायन क्या करते हैं, जो अंडाणु है, अंडाणु के ऊपर एक परत होती है, उस परत का नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है उसका, जोना पेल्यूसिडा नामक परत होती है। ठीक है, तो जब ये रसायन निकलती है तो ये इस परत को तोड़ देती है। अब जब ये परत टूट गई तो ये जो शुक्राणु है ये आसानी से अंडाणु में प्रवेश कर पाते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का। ये है पूंछ को गति प्रदान करने के लिए, यह पूंछ को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो ये क्या कर रहा है, जो पूंछ है शुक्राणु की उसको निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वो गतिमान रह सके, वो आसानी से हिल डुल सके। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, यह पूंछ को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। अगला जो कार्य हम देखेंगे वो देखेंगे पूंछ का। पूंछ का कार्य इसमें हो गया है, इसके कारण शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पूंछ जो होता है शुक्राणु में, पूंछ का कार्य है कि इसके कारण शुक्राणु जो है वो हिल सकता है, वो एक जगह से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हमारा पूरा शुक्राणु जनन समाप्त हुआ। हमने देखा इसमें शुक्राणु की संरचना क्या होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंड जनन प्रक्रिया कैसे होती है मादाओं में, और आगे के छोटे छोटे टॉपिक्स और बाकी हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना, धन्यवाद।